हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राम मनोहर लोहिया। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने कल आपको भी कराया था एक टॉपिक। मैं एक एक टॉपिक डेली करा रहा हूँ आपको। मैं पहले ही बता चुका हूँ सबको, सब बच्चे आराम से सुन ले इस बात को कि 3 यूनिट आपकी फिक्स हैं और 4th यूनिट के जितने टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा वो आपके इंटरनल एग्जाम में आएंगे। बहुत जल्दी आपके इंटरनल एग्जाम आ सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेना। मैं ग्रुप में इंग्लिश वाली पीडीएफ डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इंग्लिश में पीडीएफ बहुत ही सिंपल है क्योंकि टॉपिक ही बहुत सिंपल है। एक बार यहाँ पे समझ लो और उसके बाद अपनी इंग्लिश की पीडीएफ से अपने नोट्स बना लो। हिंदी वाले मैं नोट्स बना रहा था, उस नोट्स जो भेजे हैं उसमें भी देख लेना। और ये मैं एक बुक की, आज मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो बुक से ही देख लीजिए। मेन मेन चीज़ें बता दूंगा क्या क्या लिखने की और क्या क्या स्किप की जा सकती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जो हुआ है वो 23 मार्च, कब हुआ है? 23 मार्च 1910 में हुआ है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था, ठीक है। इन्होंने बहुत ही सिंपल से हम देख लेते हैं इनका क्या क्या चीज़ें हैं। 1925 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी जो कि मुंबई में की थी। उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय से, हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने 1927 में इंटर की परीक्षा पास करी और 1929 में कोलकाता के विद्यासागर महाविद्यालय से इन्होंने अपनी स्नातक कंप्लीट किया, मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1932 में बर्लिन में इन्होंने क्या चीज़ की थी? बर्लिन में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी। और पीएचडी किस में की थी? नमक के अर्थशास्त्र में, मतलब कि इसे नमक का अर्थशास्त्र था, उस पर इन्होंने, मतलब टॉपिक था ये जिस पर इन्होंने अपनी पीएचडी की। तो ये आपका बड़ा ही सिंपल हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि कहाँ से क्या क्या किया, किस तरह से क्या क्या पढ़ाई रही है। उसके बाद देख लेते हैं इनके विचार किस टाइप के थे, ठीक है। इनके जो विचार थे वो गांधीवादी विचार थे, समाजवादी विचार थे, आत्मचिंतनशील विचार थे और ये एक समाज सेवी थे। मतलब कि समाज, इनके देखिए मैंने कल भी बताया था कि हर एक के विचारों में एक झलक दिखती है हर चीज़ की। जैसे कि हमने पहला वाला देखा था आपका, जो कल दिखाया उसमें देखा हमने, उससे पहले जो करा था उसमें देखा कि एक मेन चीज़ होती है, एक मेन चीज़, और उस मेन चीज़ के बारे में ही क्या करता है व्यक्ति, विचार करता है और वही उनके विचारों में दिखता है। तो इनका जो मेन विचार था वो क्या था? समाजवाद, गांधीवादी और आपका समाज सेवी था। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कि भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या क्या चीज़ें थी। वो क्या कह रहे थे? वो समाज और राष्ट्र की स्थापना कह रहे थे, मतलब कि समाजवाद को लेकर चलने का रास्ता उन्होंने दिखाया। और उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का ही क्या किया? दोनों का ही विरोध किया। ये कहते थे कि अगर राष्ट्र की उन्नति करनी है तो आपको समानता, किस पर? समानता पर ध्यान देना पड़ेगा और समाजवाद की तरफ बातों को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने एक लाइन कही थी जो कि अच्छी लाइन है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछी जा सकती है। इंटरनल में ना है तो एक्सटर्नल में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो क्या लाइन कही थी कि समाजवाद गरीबी के समान बंटवारे का नाम नहीं बल्कि समृद्धि के अधिकारिक वितरण का नाम है। बिना समता के समृद्धि असंभव है और बिना समृद्धि के समता व्यर्थ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी लाइन है, एक बार पढ़ लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकती है, ठीक है। इंटरनल में ना आया तो एक्सटर्नल में तो जरूर आ सकती है। उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने क्या बात करी। वही बात करी है समाजवाद की। किसकी बात करी है? समाजवाद की बात करी है। किसकी बात करी? समाजवाद की। और समाजवाद की बात करते हुए इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी एक बुक थी फेमस, क्या थी? मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। इसमें इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने एक अवधारणा दी या फिर एक नियम के बारे में बताया जो क्या था? सप्त क्रांति था। इन्होंने 7 क्रांति के बारे में बात करी। कितनी क्रांति? 7 क्रांतियों के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनल में पूछा जाने वाला और आपका एक्सटर्नल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि सप्त क्रांति क्या होता है, सप्त क्रांति में कितने थे। शॉर्ट में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो इन्होंने बताया, क्या बताया कि इनके 7 इन्होंने क्रांति दी। क्या क्या क्रांति दी? स्त्री और पुरुष की समानता, मतलब कि आपका जेंडर के बारे में बताया कि भाई दोनों के दोनों जेंडर जो हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये क्या है? समान है। तो मैंने क्या बताई थी? इनके 2 पॉइंट पकड़ के ले लीजिए आप, एक तो समाजवाद और एक समानता। क्या? समानता और समाजवाद। इन दोनों बातों के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है। तो पहला क्या था? स्त्री और पुरुष की समानता थी। दूसरी क्या था कि रंग भेद नहीं होना चाहिए, मतलब कि रंग के त्वचा के रंग के ऊपर जो आपकी असमानता की जाती है वो समाप्त हो। बिल्कुल समान लोग हैं, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, सब समान है।
उसके बाद तीसरा क्या था, जन्म जाति, वही चीज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली की, जाति वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छोटी जाति कोई बड़ी जाति नहीं है, सब समान है। उसके बाद एक लाइन इन्होंने कहा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक का मतलब होता है कि विदेशों का जो क्या कहते हैं उसे, विदेश की गुलामी। जैसे हमारे पास अंग्रेजों की गुलामी चल रही थी, अंग्रेज हम पर क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। तो इन्होंने कहा जो गुलामी है ना ये समाप्त होनी चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन कह देते हैं। तो औपनिवेशिक शासन का मतलब है आपका विदेश का जो शासन है वो समाप्त होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक असमानता के बारे में बताया कि आर्थिक समानता मतलब कि बड़े लोग छोटे लोग, मतलब कि गरीब अमीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्या है, समान है, तो ये समानता आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बात करी, हथियारों का त्याग करने के लिए और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए। मतलब क्या थी, गांधीवादी विचार थे इनके, ये भी क्या कहते थे कि अहिंसा पर, शुरुआत में बताया था गांधीवादी विचार थे, ये भी क्या कहते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलो। उसके बाद बात करी इन्होंने निजी स्वतंत्रता की। इन्होंने एक बात करी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, निजी स्वतंत्रता की बात तो की, लेकिन उसमें अतिक्रमण के खिलाफ क्रांति है। अतिक्रमण के खिलाफ का क्रांति का मतलब यह है कि इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करी। अगर कोई निजी वस्तु है, मतलब कि आपकी कोई प्राइवेट गुड है आपके पास, तो आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उससे कोई भी अतिक्रमण ना कर पाए, वो सिर्फ आपका है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नीचे इसमें लिखा भी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अब इन्होंने जो इनकी 3 बुकें बहुत फेमस थी, यहाँ पर इसमें नहीं दी हुई, आपकी कोई दूसरी बुक होगी उसमें दे रखा होगा, अगर नहीं भी कहीं दे रखा तो लिख लेना आप लोग। एक तो आपका है इतिहास चक्र। क्या है, पहली बुक इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है इतिहास चक्र, जिसे कहते हैं क्या कहेंगे, व्हील ऑफ, मैंने पैड नहीं लगाया आज इसका, मैंने पेन पैड नहीं लगाया इसमें, कोई बात नहीं, आप लिख लो। ठीक है, मैंने आज ऐसे ही लिख रहा हूँ, कल को लगा लूँगा इसमें। चलिए, क्या मैं कह रहा था कि व्हील ऑफ हिस्ट्री पहले लिख लो, व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मतलब कि इतिहास चक्र। दूसरी आपकी यही दूसरी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। इसमें जो मार्क्स है ना, ये वही है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे, जिन्होंने आपका सोशलिज्म मतलब कि साम्राज्यवाद का क्या किया था, साम्राज्यवाद के फादर माने जाते हैं, मतलब जनक माने जाते हैं मार्क्स। तो ये मैंने इसलिए उस दिन अगर याद हो, जो बच्चा क्लास में होगा, मैंने उस दिन सारा बेसिक क्लियर कराया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसलिए कराया था कि ये सारी चीज़ें आपके आएगी बार बार। ठीक है। और तीसरी बुक इनकी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मतलब कि भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति। तो ये तीनों बुकें लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों बुकें इनकी। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद इनके विचार देख लेते हैं। उसी टाइम के लिए अकॉर्डिंग इनके विचार बहुत अच्छे थे, और उस टाइम की नहीं, आज के टाइम के अकॉर्डिंग भी इनके विचार बहुत ही अच्छे थे। जो इनके आर्थिक विचार थे वो किस प्रकार के विचार थे, आज के टाइम में भी बिल्कुल सेम है ये चीज़ कि ये विचार बहुत ही काम के हैं। पहली होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरी होती है योजना, इसके बारे में अभी एक एक करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो आप भी लिख सकते हो इसके बारे में बड़े आराम से। लिंग भेद, देखो इस वाली बुक में बिल्कुल सेम टू सेम मैंने जैसे समझाया था ना, ऐसे लिखना होता है क्वेश्चन, बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा है। उसके बाद लिंग भेद, खाद्य समस्या मतलब फूड के बारे में आपकी। उसके बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशक, वही चीज़, वही विदेशी के जो अतिक्रमण था, या विदेश का जो हमारे यहाँ पर क्या था, विदेशी शासन था, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद क्या है जी आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया गया, औद्योगिकरण, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी है, थोड़ी थोड़ी करके देखते जाते हैं, बहुत ही सिंपल बातें हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इन्होंने कहा भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अच्छे से है, इसका समर्थन किया इन्होंने कहा कि समान स्वतंत्रता देनी चाहिए सभी मनुष्य को। और क्या क्या कहा, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, इच्छानुसार अपनी जी सकता है, अपनी रह सकता है, अपने मनोरंजन, विवाह, पेश में हर चीज़, मतलब कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्रता आपको बहुत अच्छे से पता ही है इन्होंने। लेकिन एक बात इनकी याद रखना है, और सारी तो बहुत सिंपल है, मेन चीज़ बता देता हूँ क्या है। एक तो इन्होंने कहा गैर संपत्ति मामलों में तो पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसमें, गैर संपत्ति मामलों में, और जो संपत्ति के मामले हैं उसमें आंशिक, मतलब कि पूरी तरीके से नहीं, आंशिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब पार्शली होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, अगर गैर संपत्ति के मामले हैं तो पूर्ण स्वतंत्रता, और अगर संपत्ति के मामले हैं तो आंशिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये इनका याद रखना। ठीक है, ये मेन चीज़ थी। और तो भाई बहुत सीधी बात है, आप सभी लिख सकते हो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके बाद योजना का मतलब इन्होंने, योजना से इन्होंने जो मतलब निकाला वो निकाला विकास के लिए। सीधी बात देखो,
साम्राज्यवाद की बात करें, साम्राज्य की मतलब कि सबका विकास करना, सबका कल्याण करना, तो इन्होंने यहाँ पर भी योजना से क्या बात तात्पर्य निकाला कि योजना का तात्पर्य है कि विकास हो, सबका क्या हो, विकास। ठीक है। और इन्होंने ऐसी योजना का विरोध किया जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करती है। सीधी बात है, ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और आज के टाइम में भी यही चल रहा है। अगर कोई आपका कोई नियम लागू हुआ है, कोई रूल लागू हुआ है, ठीक है, अधिनियम लागू हुआ है, तो उसमें अगर ऐसा दिखता है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता ठीक नहीं रह सकती इसमें, और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुंच रही है, तो वो सीधी सीधी बात है, उस पर फिर प्रोटेस्ट होता ही है। तो ये सारी चीज़ थी। उसके बाद लिंग भेद, ये मैं बता ही चुका हूँ कि लिंग भेद में मतलब कि दोनों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, और आप इसमें और जेंडर भी ले सकते हो, आपकी ट्रांसजेंडर भी ले सकते हो, कि जितने भी वो है सब क्या है, समान है, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, हर चीज़ में उनमें समान रहना चाहिए, चाहे राजनीति हो, सामाजिक हो या आर्थिक, किसी भी तरह का प्रकार हो, सब में उनको समान चीज़ें देनी चाहिए। तो लिंग भेद के बारे में बताया, ये तो आप सिंपली आप बता ही दोगे। उसके बाद क्या है, खाद्य समस्या। खाद्य समस्या मतलब फूड के लिए जो इन्होंने बताया कि अगर फूड में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है तो जनता को क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, और जितने भी क्या है सरकारी कार्यालय है, गोदाम है, बड़े व्यापारी हैं, उनके घेराव करना चाहिए। मतलब सीधी बात है जो आजकल चलता है कि आंदोलन करने चाहिए। इनका मेन मोटिव क्या था, इनका जो मेन बात कही थी खाद्य के उसमें, कि आंदोलन करना चाहिए जिससे कि सरकार जागे। ठीक है, ये नहीं कि बस कुछ नहीं है तो बस सीधा सीधा आंदोलन कर दो। आंदोलन मतलब कि एक अच्छे वे में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात करी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के लिए। अब उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद वही है जो हमारे बात करी थी कि विदेश का क्या हो, विदेश की गुलामी के। ठीक है, देखो इसमें दो वर्ड है, एक तो है उपनिवेशवाद और एक है साम्राज्यवाद। पहले देख लेते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद उन्हें कहते हैं उपनिवेशक उन्हें कहते हैं जो कि ऐसे देश होते हैं जो किसी की गुलाम हो जिसके। ठीक है। और साम्राज्यवाद वो होता है जो मतलब कि कोई जब किसी की गुलामी कर रहा हो तो उसे साम्राज्यवाद बोलते हैं। तो इस बात को क्या कहा इन्होंने इसके खिलाफ कहा, मतलब कि कोई सीधी बात है। जो इनके सप्त थे ना, वो सप्त क्रांति, उनसे काफ़ी जुड़े हैं इनके विचार भी। ठीक है। तो ये था साम्राज्यवाद। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में जो बात कही थी वो कहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों तरफ से होना चाहिए, दो तरफा। देखो ये लिखा है कि दो तरफा होना चाहिए, दोनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए दोनों को। और किसी के पास अगर कुछ कम है तकनीकी का, मतलब कि देखो हमारे पास तकनीकी कम है तो आप तकनीकी दे दो हमको, उनके पास अगर उनके पास आर्थिक सहायता चाहिए तो आर्थिक सहायता दो। मतलब मिलजुल कर व्यापार करना चाहिए, इसमें दोनों का भला होगा। इन्होंने ये बात कही थी कि दोनों देशों का भला होगा। औद्योगिकरण वगैरह के बारे में इन्होंने एक बात कही थी जो मेन है, आपको पता होनी चाहिए, कि इन्होंने कहा था कि जो बड़ी मशीनें, ये लिखा है कि जो बड़ी मशीनें हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो बेरोजगारी है वो समाप्त नहीं होगी। बेरोजगारी की समस्या दूर करने में असमर्थ है बड़ी मशीनें। इन्होंने छोटी मशीनों को बात करी कि छोटी मशीनें लगनी चाहिए, जो कि छोटी मशीनें को होनी चाहिए, और छोटी मशीनों के अंतर्गत ही इसमें क्या होना चाहिए, तकनीकी का उपयोग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका बेरोजगारी है वो भी दूर होगी और मशीनीकरण भी होगा, दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। ठीक है। और आपको पता ही है गांधी जी की खादी पर इन्होंने जोर दिया। ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ही सिंपल सी थी। उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। वही कृषि के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि कृषि किस तरह करना चाहिए, फसल के बंटवारे पर रोक होना चाहिए। वही चीज़ है ना कि एक खेत है उसमें 6-7 किसान काम करते हैं छोटे छोटे से एरिया में, तो उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे एरिया में कर रहे हैं तो उनका जो लाभ होगा वो भी छोटा छोटा होगा और वो अच्छा नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 अलग तरह की फसलें, अगर सब मिलके एक ही फसलें कर लें तो ज़्यादा फसल होगी, और ज़्यादा फसल होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, सब आपस में बांट लें। तो इन्होंने ये सारी बातें कही इस चीज़ के बारे में कि मजदूरी वगैरह और लगान वगैरह इनके बारे में बात करी थी। कहीं लिखा होगा, यहीं कहीं देख लेना, यहीं कहीं लिखा होगा लगान के बारे में भी बात, कि लगान वगैरह का भी ध्यान रखो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। ठीक है, कि लगान भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो वही जो कल में हमने बात करी थी वही सारी बातें हैं, इसलिए मैं रिपीट भी नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल बातें हैं। आगे देख लेते हैं स्थानीय प्रशासन व सरकार। स्थानीय प्रशासन व सरकार को इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका, 4 स्तंभीय राज्य का क्या कहा इन्होंने, कि जो सरकार है वो हर चीज़ पर ध्यान रखे, वो हर चीज़ को मतलब कि संभाले,
बैलेंस बना कर रखे। और बैलेंस बनाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि 4 स्तंभ राज्य, 4 स्तंभ राज्य, और एक और वर्ड बोला जाता है चौखंबा राज्य की परिकल्पना। क्या बोला जाता है? चौखंबा राज्य की परिकल्पना या 4 स्तंभ राज्य। तो इसमें कौन कौन आते हैं 4 स्तंभ राज्य में? गांव, जिला, प्रांत व केंद्र। तो ये क्या कहते थे कि चारों अंग संगठित रूप से कार्य करें, मतलब कि सारे मिलजुल कर कार्य करें। तो क्या बोलते हैं इसे? चौखंबा राज्य परिकल्पना या फिर 4 स्तंभ राज्य बोलते हैं इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि आ सकता है ये चीज़, ठीक है। शॉर्ट में भी पूछा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा सकता है। और उसके बाद पूंजीवादी समाजवाद मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया। इन्होंने किसकी बात की थी? सप्त क्रांति की बात करी थी। कौन सी बुक में की थी? मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में की थी। वही पूंजीवादी का इन्होंने क्या करा? विरोध किया। और किसका? साम्यवाद का भी विरोध किया। और इन्होंने क्या कहा कि समाजवाद को अपनाओ, समानता बनाओ, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने सारी चीज़ वही रिपीट है सारा कुछ। उसके बाद इनके कुछ अन्य विचार हो गए। अन्य विचार में क्या क्या हो गए? अन्य विचार में क्या होगा कि भाई खाद्य और जो आवश्यक वस्तु है उनकी जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए, एक सीमा तक बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि अंधाधुंध बढ़ती जा रही है। और क्या क्या बात कही? व्यक्तिगत व्यय में उच्च सीमा पर निर्धारित, मतलब कि जो व्यक्तिगत व्यय है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। 2 से अधिक मकानों की। इन्होंने एक और बात बोली थी, ये बहुत अच्छी है कि व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई 2-3 वो ले रखे हैं मकान, 2-3 जगह ले रखी है। तो इन्होंने उस चीज़ को मना करा था। उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति अमीर होता चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें गरीब होता जाता है। तो इन्होंने कहा कि अधिक मकानों का जो क्या कहेंगे, स्वामित्व को एक और अच्छा वर्ड होता है, क्या बोलते हैं, मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ, चलो देख लेना। तो क्या होता है, स्वामित्व पर इन्होंने रोक लगाया कि 2 से अधिक में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ कही थी। और भी बहुत सारे इसमें दे रखे थे, दूसरी बुक भी है मेरे पास, उसमें भी दे रखे थे, और बहुत अलग अलग है। तो ये इन्होंने कुछ अन्य विचार भी दिए थे। ये आपका क्या हो जाता है? राम मनोहर लोहिया हो जाती है। राम मनोहर लोहिया का जो मेन बातें थे, एक तो क्या थी, एक तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थी सप्त क्रांति, ठीक है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। और एक थी चौखंबा मतलब कि 4 स्तंभ। कहाँ गया? 4 स्तंभ वाला, ये रहा 4 स्तंभ राज्य, चौखंबा राज्य की राज्य। तो ये 2 पॉइंट इनके बहुत मेन थे। इनकी बुकें याद कर लेना, बुकें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनकी 3 बुकें हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल से इनका जीवन परिचय हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा। तो ये था हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।